हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 28 जनवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 10.5%, ऑप्शन बी 11.5%, ऑप्शन सी 13.5%, ऑप्शन डी 9.5%। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर इस साल 2.5 अंक में होगी। मुद्रा कोष के अनुसार 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% और चीन की 5.6% रहने का अनुमान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान के किस प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए योशिहिको नोदा, ऑप्शन बी योशिहाइड सुगा, ऑप्शन सी शिंजो आबे, ऑप्शन डी युकियो होतोयामा। देखिए, आपकी जो भारत सरकार ने जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई है। आबे ने साल 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता शुरू की थी। अगस्त 2007 में भारत की 3 दिवसीय यात्रा ने भारत और जापान के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लंबे इतिहास पर एक नए द्विपक्षीय एशियाई गठबंधन के लिए सहमति दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिंजो आबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने जस्टिस पीवी संजय कुमार को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए मणिपुर हाई कोर्ट, ऑप्शन बी हरियाणा हाई कोर्ट, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ऑप्शन डी उत्तराखंड हाई कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जस्टिस कुमार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 2000 से 2003 तक सरकारी आयोजक के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें अगस्त 2008 में हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज बने और 20 जनवरी 2010 को स्थायी जज के तौर पर कार्यभार संभाला। जस्टिस कुमार ने 14 अक्टूबर 2019 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने थे और अभी जो है उनको मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो अभी ये मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए उदंत सिंह, ऑप्शन बी निखिल पुजारी, ऑप्शन सी विनीत कुमार, ऑप्शन डी प्रशांत डोरा। देखिए, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का हाल ही में निधन हो गया है। वे 44 साल के थे। उन्होंने जो है साल 1999 में थाईलैंड के खिलाफ पदार्पण किया और उन्होंने सेफ कप और सेफ खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें 1997 से 1998 और 1999 में संतोष ट्रॉफी के गोलकीपर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर आंका गया था। उन्होंने टोलीगंज अग्रगामी की तरफ से अपने कैरियर की शुरुआत की तथा कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की तरफ से भी खेले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रशांत डोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चीन। देखिए, स्पेन और आपका फ्रांस जो है उसने जो है हाल ही में 59 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र 364 मिलियन डॉलर की लागत से बन जाएगा। यह जो सौर ऊर्जा संयंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2,45,000 टन की कमी होगी।
यह प्लांट प्रतिवर्ष 3,75,000 लोगों को बिजली की आपूर्ति करेगा। इस परियोजना से 2022 में बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। देखिए आपके जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं उन्होंने 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति के संकट में पड़े जीवन को बचाने और उसकी मदद करने के लिए मानवीय प्रकृति में सराहनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। इनमें डूबना, दुर्घटना, आग लगने की घटना, बिजली, प्राकृतिक आपदाओं का आना, खानों में चलाए जाने वाले बचाव अभियानों आदि कार्यों में मदद करना शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 12 अगस्त। देखिए शिक्षा का महत्व दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हर साल जो है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 3 अगस्त 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए इस प्रस्ताव को नाइजीरिया समेत जो है 58 देशों ने तैयार किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए तारक साहा, ऑप्शन बी तान्या दास, ऑप्शन सी नारायण सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी सुची तलाती। देखिए जो अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग के अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया है। प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तारक साहा को नियुक्त किया है। साहा इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी बन गए हैं। तान्या दास को विज्ञान से जुड़े मामलों में लिख लीजिएगा, ठीक है। इनको जो है विज्ञान का मामले से जुड़े विभाग दिया गया है, जिसका ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। नारायण सुब्रमण्यम को ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में जो है आपका विधिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और सुची तलाती जो है इनको जो है ऑफिस ऑफ काउंसिल एनर्जी में चीफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसको एनर्जी लिख लीजिएगा, ठीक है, एनर्जी में। और तारक साहा जो है आपका जो तारक साहा जो थे, और ये जो है ये ऊर्जा विभाग से है, ठीक है, ऊर्जा विभाग। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तारक साहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए आपकी जो है तमिलनाडु बोल रहे हैं, आपका महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है। पुणे की 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नजदीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों, इतिहास के जानकारों और आम नागरिकों को हमारे इतिहास के एक नवीन पहलू को अनुभव करने में सहायता मिलेगी। इस पहल के पहले चरण में तकरीबन 500 एकड़ में फैली महाराष्ट्र की यरवदा जेल में कुछ हिस्सों को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आगामी चरणों में इस पहल को नागपुर, नासिक, ठाणे, रत्नागिरी जैसी अन्य जेलों तक विस्तारित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी एम सैंड को लेकर अपनी बहुप्रतीक्षित नीति जारी की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में मैन्युफैक्चर्ड सैंड को लेकर अपनी बहुप्रतीक्षित नीति जारी की है, जिसके तहत निर्माण कार्यों के लिए मैन्युफैक्चर्ड सैंड का उत्पादन करने वाली इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। साथ ही इसमें बजरी पर निर्भरता को भी कम किया जा सकेगा। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में बजरी, जिसे रिवर सैंड भी कहते हैं, कि अवैध खनन पर रोक लगा दी थी। यह नीति निर्माण उद्योग के लिए भविष्य में काफी महत्वपूर्ण साबित होगी।
होगी। यह नीति कई इकाइयों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद के साथ साथ खनन क्षेत्रों में भारी मात्रा में उत्पन्न कचरे के मुद्दे को भी संबोधित करने में सहायक होगी। यह जो नई नीति है, ये प्राकृतिक बजरी के दीर्घकालिक विकल्प के रूप में मैन्युफैक्चर्ड सैंड की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। यह नीति निवेशकों को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन और सुविधाओं का उपयोग कर एम सैंड इकाइयों को स्थापित करने में सक्षम करेगी। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि इसमें आम जनता के बीच एम सैंड की प्रभावकारिता को लेकर विश्वास पैदा किया जा सकता है। मैन्युफैक्चर्ड सैंड का उत्पादन खदानों से निकाले गए कठोर ग्रेनाइट, पत्थरों और चट्टानों को तोड़कर किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में तकरीबन 20 एम सैंड इकाइयां कार्यरत है, जो प्रतिदिन जो है आपका 20,000 टन एम सैंड का उत्पादन करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।